21 अक्टूबर 1951 के दिन नेहरू की कैबिनेट में मंत्री रहे एक आदमी ने जनसंघ नाम से एक पार्टी बनाई। उस मंत्री का नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अपनी पार्टी के कामों में हेल्प करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक 27 साल के लड़के को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी नहीं मालूम था कि यही लड़का आगे 72 साल की उम्र में देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। इस लड़के का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आडवाणी तक ये सब जनसंघ पार्टी में पले और बड़े हुए। जनसंघ के लोगों ने ही साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाई। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर क्या है जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और आरएसएस का इन पार्टियों से क्या नाता है। क्यों आरएसएस अपने प्रचारकों को भाजपा में संगठन मंत्री बनाकर भेजता है। इंदिरा के खिलाफ हुए जेपी आंदोलन में आरएसएस और जनसंघ की भूमिका क्या थी। क्यों आरएसएस और जनसंघ दोनों खुद को गांधीवादी बताने लगे थे। क्यों जनसंघ ने हिंदूवादी एजेंडा छोड़कर कम्युनिस्टों और समाजवादियों से हाथ मिलाया। आखिर आरएसएस को जनसंघ खत्म करके भारतीय जनता पार्टी क्यों बनानी पड़ी। क्या है जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनने की पूरी कहानी जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आजाद होता है और नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। नेहरू की पहली कैबिनेट में डॉक्टर अंबेडकर से लेकर हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मंत्री बनाया गया, जबकि दोनों कांग्रेस के घोर विरोधी थे। इधर देश की आजादी को 6 महीने भी नहीं पूरे होते कि 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम गौडसे महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर देता है। नाथूराम गौडसे आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों से जुड़ा हुआ था। ये दोनों संगठन भारत विभाजन के लिए गांधी को जिम्मेदार ठहराते थे। गांधी की हत्या के बाद आरएसएस और हिंदू महासभा के नेताओं को जेल में डालना शुरू कर दिया जाता है। गांधी हत्या में आरएसएस के ऊपर लगे आरोपों के चलते तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने 4 फरवरी 1948 के दिन आरएसएस पर बैन लगा दिया। कुछ दिन के बाद हिंदू महासभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि वो भी अब राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, बल्कि एक सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनकर रहेंगे। आरएसएस पर बैन के साथ ही आरएसएस के हेड गोलवलकर और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभी भी नेहरू की कैबिनेट में बने हुए थे। अंततः 12 जुलाई 1949 के दिन आरएसएस से बैन हटा लिया जाता है। इन 13 महीनों के टाइम पीरियड में आरएसएस के बहुत से नेताओं ने एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत महसूस की। कुछ दिन के बाद अगस्त 1949 में हिंदू महासभा ने भी राजनीति में भाग न लेने वाले अपने फैसले को वापस ले लिया। यानी अब हिंदू महासभा राजनीति में भाग लेगी। हिंदू महासभा के फैसले का महासभा के ही वाइस प्रेसिडेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू की मंत्रिमंडल में थे और चाहते थे कि हिंदू महासभा अब राजनीति में हिस्सा ना ले, लेकिन इस मामले में पार्टी के भीतर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नहीं चल सकी। इसके विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू महासभा से इस्तीफा दे दिया। इस तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्टी लेस हो जाते हैं, उनके पास कोई पार्टी नहीं रहती। इधर आरएसएस पर बैन लगने से फ्रस्ट्रेटेड स्वयंसेवकों का एक बड़ा तबका डिमांड करने लगा कि अब आरएसएस को भी एक राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए। आरएसएस की पत्रकार ऑर्गेनाइजर के संपादक केआर मलकनी ने लिखा कि आरएसएस को राजनीति में भाग लेना चाहिए, एक पॉलिटिकल विंग बनानी चाहिए। कश्मीर में आरएसएस को बढ़ाने वाले आरएसएस के प्रचारक बलराज मधोक ने भी कहा कि संघ को अब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मसलों पर भी देश को लीड करना चाहिए और सिर्फ कल्चरल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन रहने से काम नहीं चलेगा। हालांकि गुरु गोलवलकर चाहते थे कि आरएसएस राजनीति में आने के बजाय सिर्फ एक सोशल और कल्चरल संगठन बना रहे। इधर दो अलग विचारधाराओं से आने के कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेहरू के बीच बहुत अच्छी नहीं बन रही थी। मंत्री रहते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू सरकार पर प्रो पाकिस्तानी पॉलिसीज बनाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। 1949 के नवंबर महीने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक नई पार्टी बनाने की संभावनाओं को लेकर आरएसएस के हेड गोलवलकर से जाकर मिलते हैं। गोलवलकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुछ मुलाकातों के बाद गोलवलकर ने अपने कुछ विश्वसनीय लोगों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मदद करने के लिए लगा दिया। इधर भारत विभाजन के बाद अल्पसंख्यकों पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए पाकिस्तान और भारत ने एक समझौता किया, जिसे लियाकत नेहरू पैक्ट भी कहा जाता है। इस समझौते के तहत तय हुआ कि दोनों देश
अपने अपने यहाँ के माइनॉरिटीज की राइट्स की रक्षा करेंगे। शरणार्थी अपनी प्रॉपर्टी का सेटलमेंट करने के लिए भारत और पाकिस्तान भी जा सकते थे और अपहरण की गई महिलाओं और लूटी गई संपत्ति को वापस किया जाना चाहिए। बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को मान्यता नहीं दी जाएगी और अपने अपने देश में अल्पसंख्यक आयोग गठित किया जाएंगे ताकि माइनॉरिटीज के राइट्स को बचाया जा सके। लेकिन 8 अप्रैल 1950 के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पैक्ट का विरोध करते हुए नेहरू की मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू पर आरोप लगाया कि वे मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रहे हैं और पाकिस्तान के प्रो वाली पॉलिसीज बनाते हैं। हिंदू महासभा और नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अब एक नए प्लेटफॉर्म की तलाश थी। दूसरी तरफ आरएसएस को भी एक नेशनल लेवल पर एक लोकप्रिय नेता मिल रहा था। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी आरएसएस के नेताओं के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाने पर फोकस करने लगते हैं। 16 जनवरी 1951 के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कुछ लोगों के साथ दिल्ली में एक मीटिंग की। इस मीटिंग में आरएसएस के कुछ बड़े नेताओं जैसे बलराज मधोक और वीआर ओक के साथ साथ कुछ हिंदूवादी नेता जैसे एमसी शर्मा और कुछ आर्य समाजी भी थे जैसे पंजाब नेशनल बैंक के लाला योधराज। इस मीटिंग में एक नई पार्टी बनाने के लिए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। नई पार्टी जनसंघ को नेशनल लेवल पर लॉन्च करने से पहले इसकी राज्यों में यूनिट्स बनाई गई जैसे पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश। पंजाब यूनिट में बलराज भल्ला प्रेसिडेंट बनते हैं और बलराज मधोक को सेक्रेटरी बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश यूनिट में राव कृष्णपाल सिंह को प्रेसिडेंट बनाया जाता है और दीनदयाल उपाध्याय सेक्रेटरी बनते हैं। मध्य भारत में बद्रीलाल दवे प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं और मनोहर राव मोघे सेक्रेटरी बनाए जाते हैं। यहां यह बताना जरूरी है कि बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय और मनोहर राव मोघे ये तीनों ही आरएसएस से आते थे और तीनों को ही जनसंघ में सेक्रेटरी बनाया गया। यहीं से एक ट्रेंड बना कि आरएसएस की राजनीतिक पार्टी जनसंघ में सचिव आरएसएस का आदमी बनेगा और अध्यक्ष कोई भी राजनेता बन सकता है जो उनकी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हो। अगर आप आज भी भाजपा को देखेंगे तो स्टेट और नेशनल लेवल पर यानी दोनों ही लेवल पर सेक्रेटरी आरएसएस के लोग बनाए जाते हैं जबकि अध्यक्ष भाजपा में काम करने वाला कोई नेता बनता है। जैसे आरएसएस के राम माधव को भाजपा में नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था, अगर आप जानते होंगे। भाजपा के वर्तमान नेशनल जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल भी मूलतः आरएसएस से हैं और भाजपा के जनरल सेक्रेटरी यानी ऑर्गेनाइजेशन वो बीएल संतोष भी आरएसएस के प्रचारक थे। जॉइंट जनरल सेक्रेटरी और यानी ऑर्गेनाइजेशन वाले भी शिव प्रकाश भी आरएसएस से आते हैं। हालांकि ये बहुत फेमस नहीं होते, ये संगठन में पीछे से काम करने वाले लोग हैं, इसलिए बाहरी लोग इनके बारे में बहुत अधिक नहीं जानते। मगर आरएसएस से भाजपा में आकर सेक्रेटरी बनने वाले आरएसएस के ये प्रचारक लोग भाजपा के किसी भी मंत्री से कई कई गुना पावरफुल होते हैं। मंत्री इनके पैरों में पड़ते हैं। भाजपा में जो ये आज ट्रेंड है, ये ट्रेंड जनसंघ पार्टी के जन्म से ही आता है। इस तरह पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अपनी यूनिट बनाने के बाद 21 अक्टूबर 1951 के दिन जनसंघ को नेशनल लेवल पर लॉन्च कर दिया जाता है। इस नई पार्टी के अध्यक्ष के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चुना गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक 27 साल के नौजवान को अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में रखा। इस 27 साल के लड़के का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। जनसंघ को पाकिस्तान से आए हिंदू प्रवासियों का फुल सपोर्ट मिलता है। साथ में पुराने राजाओं और ऐसे लोगों का भी सपोर्ट मिला जो पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज चाहते थे। कांग्रेस सरकार के पुराने मंत्री, रिटायर्ड जजेस, छोटे बिजनेसमैन, जमींदार, जागीरदार और तमाम हिंदू संगठनों के लोग भी जनसंघ में शामिल हो जाते हैं। जिस अक्टूबर महीने में जनसंघ का जन्म हुआ उसी महीने देश में पहले आम चुनाव शुरू हो जाते हैं। उस वक्त जनसंघ के पास न कैंडिडेट्स थे न पैसा था और जनसंघ की टिकट पाने के लिए सिर्फ 2 क्वालिटी चाहिए थी। एक, आपके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा हो और दूसरा, आप जनसंघ की विचारधारा को मानते हो। वहीं दूसरी तरफ आजादी की लड़ाई से निकली कांग्रेस उस वक्त बहुत अधिक मजबूत थी। इसलिए इन चुनावों में जनसंघ को कुल 489 सीटों में से मात्र 3 सीटें मिलती हैं और इसमें भी 2 बंगाल से, वो भी एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और दूसरे दुर्गा चरण बनर्जी। तीसरी सीट राजस्थान में उमा शंकर त्रिवेदी ने जीती। इस तरह जनसंघ, कांग्रेस, सीपीआई सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के बाद देश में
5वें नंबर की पार्टी बन गई। बाद में किसान मजदूर प्रजा पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी में आपस में विलय हो गया और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई। इस तरह जनसंघ जो 5वें नंबर पर थी, अब वो चौथे नंबर पर ऑल इंडिया रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बन गई। पहले चुनावों में केंद्र के साथ ही राज्यों के भी चुनाव होते थे। राज्यों के चुनावों में जनसंघ के 33 विधायक जीते। भले ही जनसंघ अपने आप में बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरी, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा उभार होता है। 1952 के लोकसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐसे सांसदों और पार्टियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जो कांग्रेस, कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों से अलग हों और हिंदुइज्म की विचारधारा के नजदीक हों। इस तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद, गणतंत्र परिषद और कुछ इंडिपेंडेंट सांसदों को मिलाकर एक पहला ग्रुप बनाया और जिसका नाम रखा गया नेशनल डेमोक्रेटिक ग्रुप। ये एक तरह से कांग्रेस के विरोध में हिंदूवादी दलों का आइडियोलॉजी आधार पर एक अलायंस था जिसमें कुल 32 सांसद थे। इस तरह जनसंघ की राजनीति की शुरुआत होती है। जनसंघ ने सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर को दिए गए स्पेशल स्टेटस यानी आर्टिकल 370 को बनाया। जनसंघ ने जम्मू में 370 के खिलाफ आंदोलन चला रहे संगठन जम्मू प्रजा परिषद को अपना समर्थन दे दिया। जम्मू प्रजा परिषद को आरएसएस के ही कार्यकर्ता बलराज मधोक ने बनाया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। इस तरह जनसंघ ने कश्मीर के अनुच्छेद 370 के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। दिल्ली समेत उन जगहों पर जहां जहां आरएसएस मजबूत थी, वहां वहां कश्मीर को लेकर प्रोटेस्ट होती हैं। 26 जून 1952 के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के मुद्दे को उठाया। जनसंघ ने कश्मीर को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। उस वक्त देश के बाकी हिस्सों से किसी को भी जम्मू कश्मीर में जाने के लिए भारत सरकार के द्वारा बनाए गए परमिट की जरूरत होती थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके खिलाफ बिना परमिट के ही जम्मू कश्मीर जाने का निर्णय लिया। लेकिन 11 मई 1953 के दिन जम्मू कश्मीर पहुंचते ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बीच मुखर्जी की तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें श्रीनगर के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है। 23 जून 1953 की रात करीब 11 बजे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो जाती है। जनसंघ के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जाना एक बड़ा झटका था। वो इस पार्टी के एकमात्र राष्ट्रीय नेता थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ पार्टी के आरएसएस और नॉन आरएसएस दोनों धड़ों को साथ लेकर चलते थे। मुखर्जी की मौत के बाद जनसंघ में आरएसएस का इंटरवेंशन और अधिक बढ़ जाता है। जनसंघ जो बाद में भाजपा बनता है, उसकी आगे की कहानी को जानने से पहले मैं आपको हमारी आज की वीडियो के एजुकेशनल पार्टनर यूनिवेस्ट के बारे में बताना चाहता हूं। इस इंफॉर्मेशन को 1 मिनट सुनेंगे तो क्या पता आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो। जैसे यूनिवेस्ट पर आपको स्टॉक्स का सेक्शन मिलता है, मतलब इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, अमीर लोग कहां पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वे कौन से स्टॉक्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इसके बारे में आपको यहां जानकारी मिलती है। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स का डेटा भी आप यहां चेक कर सकते हैं, मतलब इंडिया के म्यूचुअल फंड्स या बड़ी बड़ी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, उन्होंने कौन कौन से शेयर बड़े लेवल पर खरीद रखे हैं या वो बेच रही हैं। हमें एफआईआई का डेटा भी यहां पर एक क्लिक पर मिल जाता है, मतलब विदेशी म्यूचुअल फंड्स या एसेट मैनेजमेंट कंपनियां इंडिया के किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही हैं। जब ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। यूनिवेस्ट पर आप ये सब जानकारी फ्री में ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनर सेक्शन में अलग अलग कैटेगरीज के स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, उस कंपनी की डिटेल्स एनालाइज कर सकते हैं। ये सब चीजें मेरे यूजर्स के लिए 7 दिन के लिए पूरी तरह फ्री हैं। यूनि रिसर्च ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड सेबी रिसर्च एनालिस्ट के जरिए 5 फ्री ट्रेड आइडियाज भी आपको यहां पर मिलेंगे। अगर आप 7 दिनों में यूनि रिसर्च का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो 80% तक का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। अगर आप शेयर मार्केट की दुनिया को ट्राई करना चाहते हैं तो यूनिवेस्ट की लिंक मेरे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अब आगे की कहानी। जनसंघ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद सबसे बड़े नेता एमसी शर्मा थे, लेकिन वे पहले कांग्रेस से आते थे और मूलतः आरएसएस से नहीं थे। जनसंघ ने मौली चंद्र शर्मा को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया, यानी घोषित कर दिया, लेकिन आरएसएस लॉबी उन्हें अपना नेता मानने को तैयार नहीं थी, जैसे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानती थी। अगस्त 1953 में मध्य प्रदेश के इंदौर में जनसंघ की ऑल इंडिया जनरल काउंसिल की मीटिंग होती है, जहां मौली चंद्र शर्मा ने अपनी चलाने की कोशिश की, लेकिन इससे आरएसएस लॉबी और मौली चंद्र शर्मा के बीच बात और अधिक बिगड़ जाती है। अंततः 3 नवंबर 1954 के दिन मौली चंद्र शर्मा साहब ने जनसंघ और जनसंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जनसंघ की वर्किंग कमेटी ने कुछ दिन के लिए बापू साहेब सोहोनी को जनसंघ का एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया। इसके बाद जब जोधपुर में जनसंघ पार्टी का अगला सेशन होता है
तो जम्मू में आरएसएस के संचालक रहे प्रेमनाथ डोगरा को जनसंघ का अध्यक्ष बना दिया जाता है। आरएसएस में अध्यक्ष को संघ चालक कहा जाता है और सेक्रेटरी को सरकारवाह, तो इसलिए संचालक से कंफ्यूज ना हो, संचालक मतलब प्रेसिडेंट। आरएसएस के जम्मू प्रांत के संचालक यानी प्रेसिडेंट का जनसंघ का अध्यक्ष चुना जाना जनसंघ पर आरएसएस के होल्ड का एक खुला संकेत था। इससे पहले भले ही आरएसएस एक राजनीतिक पार्टी बनाने में झिझक रही थी, मगर आरएसएस ये नहीं चाहता था कि जनसंघ पर किसी और नेता का कंट्रोल हो जाए जो आरएसएस के कंट्रोल में ना हो। इसके बाद से आरएसएस ने जनसंघ पर पूरा होल्ड कर लिया। भले ही जनसंघ को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया, मगर अब जनसंघ आरएसएस का ही एक हिस्सा था। जनसंघ की टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे तक का मोर्चा आरएसएस के एक्टिविस्ट स्वयंसेवकों ने अपने हाथ में ले रखा था। जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी दीनदयाल उपाध्याय को असिस्ट करने के लिए आरएसएस के 2 प्रचारक दिए गए। साउथ के राज्यों के मामले में मदद करने के लिए जगन्नाथ राव जोशी और नॉर्थ इंडिया के राज्यों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी असिस्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। साल 1955 में जवाहरलाल नेहरू की बहन और लखनऊ की सांसद विजय लक्ष्मी पंडित लोकसभा सांसद पद से इस्तीफा दे देती हैं। इस तरह लखनऊ सीट पर दोबारा चुनाव होने का रास्ता खुल जाता है। लखनऊ सीट पर जनसंघ ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपना कैंडिडेट बनाया, लेकिन इस चुनाव में वाजपेयी तीसरे नंबर पर आते हैं। हालांकि वाजपेयी को 28% वोट मिले और ये एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि वाजपेयी इस चुनाव को 2 पार्टियों की लड़ाई की जगह इसे 3 पार्टी की लड़ाई बना पाए। अगले ही साल 1957 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव आ जाते हैं। 1957 के लोकसभा चुनावों के रिजल्ट आए तो जनसंघ का कुल वोटिंग शेयर 3.06% से बढ़कर 5.93% हो गया, यानी 2 गुना हो गया। हालांकि इसके बावजूद जनसंघ को कुल 4 सीटें आईं। वहीं जनसंघ को विधानसभा में कुल 46 सीटें मिली। 1957 के लोकसभा चुनावों में अटल बिहारी वाजपेयी 2 सीटों से चुनाव लड़े, एक मथुरा और दूसरा बलरामपुर सीट। मथुरा में वाजपेयी के सामने एक स्वतंत्र उम्मीदवार राजा महेंद्र प्रताप थे। मथुरा सीट पर राजा महेंद्र प्रताप की जीत होती है। वहीं वाजपेयी कौन से स्थान पर आए? 4थे स्थान पर आए। भले ही वाजपेयी मथुरा सीट से हार गए, लेकिन उन्हें बलरामपुर सीट पर जीत मिलती है। इस तरह वाजपेयी पहली बार देश की लोकसभा में पहुंचते हैं। धीरे धीरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र की विधानसभाओं में भी जनसंघ अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पार्टी को बड़ी कामयाबी मिलती है म्यूनिसिपल बॉडीज से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के म्यूनिसिपल इलेक्शंस में जनसंघ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और जनसंघी राजकुमार श्रीवास्तव लखनऊ के पहली बार मेयर बनते हैं। 1958 के दिल्ली म्यूनिसिपल इलेक्शंस में भी जहां कांग्रेस को 80 में से 31 सीटें मिली थीं, वहां जनसंघ को 25 सीटें आईं। पहले कांग्रेस कम्युनिस्टों की आईं 8 सीटों की मदद से पूर्व कम्युनिस्ट अरुणा आसफ अली को मेयर बनवाती है, लेकिन उसके 1 साल के बाद ही जनसंघ और कम्युनिस्ट आपस में मिल जाते हैं और अरुणा आसफ अली को दोबारा मेयर बनवा देते हैं और जनसंघ डिप्टी मेयर का पद अपने पास रखता है। साल 1962 में अरुणा आसफ अली के इस्तीफे के बाद जनसंघ का ही मेयर बन जाता है। अप्रैल 1961 में नई दिल्ली लोकसभा सीट के लिए बाई इलेक्शंस होते हैं, उपचुनाव होते हैं। ये सीट 2 बार से सुचिता कृपलानी जीत रही थी, लेकिन सुचिता कृपलानी लोकसभा से इस्तीफा देकर यूपी स्टेट में मंत्री बन जाती हैं, इसलिए खाली सीट पर उपचुनाव होते हैं। इन उपचुनावों में कांग्रेस जनसंघ से ही आए हुए राणा जंग बहादुर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाती है, जबकि जनसंघ ने बलराज मधुक को कैंडिडेट बनाया। इंटरेस्टिंगली जनसंघ के उम्मीदवार बलराज मधुक ने कांग्रेस उम्मीदवार को करीब 10,000 वोटों से हरा दिया। इस तरह जनसंघ धीरे धीरे भारत की एक कंजर्वेटिव पार्टी के तौर पर स्थापित हो रही थी। लेकिन यहां जनसंघ के साथ दिक्कत ये थी कि ये सिर्फ एक नॉर्थ इंडियन पार्टी बनती जा रही थी। जनसंघ ने हिंदी के पक्ष में एक पोजीशन ले रखी थी, जिससे नॉन हिंदी स्टेट्स में उसका बढ़ना मुश्किल हो गया था। साउथ के राज्यों में जनसंघ की दाल नहीं गल रही थी। एक बार फिर देश में 1962 के लोकसभा चुनाव आते हैं। 1962 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ की सीटें 4 से सीधे 14 हो जाती हैं। वहीं राज्यों में जनसंघ के विधायकों की संख्या भी 112 पहुंच गई। वहीं जनसंघ यूपी और मध्य प्रदेश में मेन अपोजिशन पार्टी बनकर उभरी। मध्य प्रदेश में जनसंघ की कांग्रेस के बाद 41 सीटें आईं। वहीं यूपी में भी जनसंघ कांग्रेस के बाद 49 सीटें लाकर दूसरे नंबर की पार्टी थी, मतलब मेन अपोजिशन जनसंघ बन गई। यहां इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि वाजपेयी जो बलरामपुर सीट से सांसद थे, उन्हें बलरामपुर सीट पर कांग्रेस नेता और फ्रीडम फाइटर सुभद्रा जोशी ने हरा दिया। 1962 के इन चुनावों में वाजपेयी लखनऊ की सीट से भी लड़े थे, लेकिन यहां भी वाजपेयी कांग्रेस के उम्मीदवार बीके धाउन से हार जाते हैं।
हालांकि जनसंघ को यूपी विधानसभा में अच्छी खासी सीटें मिल चुकी थी, इसलिए जनसंघ वाजपेयी को राज्यसभा के माध्यम से संसद भेजने में सफल रही। साल 1965 के जनवरी महीने में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जनसंघ का एनुअल पार्टी सेशन होता है। इस मीटिंग में वचराज व्यास को जनसंघ का अध्यक्ष चुना गया। वहीं दीनदयाल उपाध्याय को दोबारा से जनसंघ का जनरल सेक्रेटरी चुना गया। इस बीच देश की राजनीति में कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं। पहला, भारत और चीन का युद्ध, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की क्रेडिबिलिटी को बड़ा झटका लगा, और दूसरा था मई 1964 में नेहरू की डेथ का हो जाना। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। साल 1964 में ही आरएसएस ने एक और संगठन बनाया जिसका नाम था विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद का काम हिंदूवादी मामलों पर जनता में माहौल बनाना था, जिसका सीधा लाभ चुनावों के दिन जनसंघ को मिलना था। जनसंघ और आगे चलकर भाजपा के लिए जो राजनीतिक पिच बनाई गई, उसमें विश्व हिंदू परिषद का सबसे बड़ा रोल था। इधर साल 1965 में एक बार फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, जिसके बाद जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो जाती है, जिसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। इससे नेहरू के जमाने के सीनियर नेता नाराज हो जाते हैं। कांग्रेस के भीतर गुटबाजी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी एक एंटी कांग्रेस अलायंस बनाने लगती हैं, जिसमें जनसंघ भी शामिल होता है। अलग अलग राज्यों में हुए बाई इलेक्शंस में जनसंघ ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आचार्य जेबी कृपलानी को, और फर्रुखाबाद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, और राजकोट में मीनू मसानी को अपना समर्थन दिया। और ये तीनों ही जनसंघ से नहीं आते थे, बल्कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से आते थे, जो आरएसएस के विरोधी थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस को हराने के लिए समाजवादी, वामपंथी और जनसंघ वाले सभी एकजुट हो रहे थे। कुछ ही दिनों में इलाहाबाद में कुंभ मेला आने वाला था। विश्व हिंदू परिषद, जिसे अभी 2 साल भी नहीं हुए थे, वह हिंदू हितों के दावों के साथ गाय का मुद्दा उठाती है। कुंभ मेले से लेकर जगह जगह गौ रक्षा के लिए भाषण दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी को देश की सत्ता संभाले हुए अभी सिर्फ 10 महीने नहीं हुए थे कि उत्तर भारत में काऊ प्रोटेक्शन कानून बनाने की मांग को लेकर बड़े बड़े आंदोलन शुरू हो जाते हैं। इन आंदोलनों के पीछे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और जनसंघ पार्टी थी। कांग्रेस के भीतर के ट्रेडिशनल नेता भी गौरक्षा के नाम पर चलाई जा रहे इन आंदोलनों से सहानुभूति रखते थे, जैसे इंदिरा गांधी की सरकार में गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा। जनसंघ के करनाल जिले से सांसद एमपी स्वामी रामेश्वरानंद ने भी इन आंदोलनों को भड़काने में बड़ी भूमिका निभाई, भड़काऊ भाषण दिए। इस तरह 7 नवंबर 1966 के दिन करीब 1 लाख गौ रक्षकों और साधुओं की भीड़ देश की पार्लियामेंट पर हमला करने के लिए पहुंच जाती है। पार्लियामेंट के गेट पर भारी सुरक्षा और बंद गेट होने के कारण इस उत्तेजित भीड़ ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मौजूद सरकारी बिल्डिंग्स पर हमला करना शुरू कर दिया। पास में ही कांग्रेस प्रेसिडेंट के कामराज का घर था, और वे भी इस भीड़ से जैसे तैसे जान बचा पाए। करीब आधे घंटे तक ये भीड़ पार्लियामेंट के आसपास हिंसा करती है। इस भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस की तरफ से हुई गोलीबारी में करीब 7 लोगों की मौत हुई। काऊ प्रोटेक्शन आंदोलन की इस भीड़ में भारत साधु समाज नाम के संगठन के लोग भी थे, जिसे गुलजारी लाल नंदा का सपोर्ट भी प्राप्त था, यानी वो उसके संरक्षण करता थे। इस क्राइसिस से निपटने के लिए इंदिरा गांधी ने अपने ही होम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा से इस्तीफा ले लिया। जनसंघ ने इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया। इसका फायदा जनसंघ को 3 महीने बाद आने वाले चुनावों में होने जा रहा था। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस से एक बड़ा ग्रुप टूटकर जन कांग्रेस बना लेता है। इसके अलावा ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया भी कांग्रेस से अलग होकर अपना एक ग्रुप बना लेती हैं और जनसंघ में शामिल हो जाती हैं। 1967 के चुनावों में जनसंघ को अच्छी खासी फंडिंग मिली, जिसमें से सबसे ज्यादा फंडिंग उन्हें बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से आई। इसमें बिरला ग्रुप की हिंदुस्तान मोटर्स और बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के रिश्तेदार थे, ये लोग शामिल थे। इसके अलावा मिडिल क्लास बिजनेसमैन भी जनसंघ को फंडिंग देने लगे थे। कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हुई विपक्षी पार्टियों को 1967 के लोकसभा चुनावों में अच्छी सफलता मिलती है। जिस कांग्रेस को नेहरू के समय साल 1962 के चुनाव में 361 सीटें आई थीं, वो मात्र 283 सीटों पर सिमट गई। हालांकि इंदिरा गांधी सरकार बनाने में सफल रही, मगर विपक्ष पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। जनसंघ पिछले चुनावों की 14 सीटों से सीधे 35 सीटों पर जीतने में कामयाब रहा। वहीं कांग्रेस से ही निकले सी राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी 44 सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस राज्यों के चुनावों में भी कमजोर हुई। मद्रास में डीएमके कांग्रेस को हराकर मद्रास की सबसे
सबसे बड़ी पार्टी बन गई। वहीं दिल्ली में जनसंघ कांग्रेस को हराकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। इसी तरह केरल और ओडिशा में भी विपक्षी गठबंधन कांग्रेस के बिना ही सरकार बनाने की स्थिति में आ गए। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में कांग्रेस अभी भी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन मेजोरिटी से पीछे रह गई। यूपी में जनसंघ कांग्रेस के बाद दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। 1967 के चुनाव इंडियन पॉलिटिक्स में वो मार्क था जिससे साफ हो गया कि कांग्रेस अनचैलेंज्ड नहीं है, बल्कि उसे भी हराया जा सकता है। जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी जैसे दलों की सीटों में इजाफा होना राइट विंग के उभार का खुला संकेत था और यह देश की राजनीति में पहली बार हो रहा था। दिल्ली और यूपी में जनसंघ की ग्रोथ के पीछे गौ रक्षा आंदोलन बड़ा कारण था। जनसंघ की मदद से यूपी में भारतीय क्रांति दल के चौधरी चरण सिंह सीएम बनते हैं। वहीं बिहार में जन क्रांति दल के महामाया प्रसाद सिन्हा सीएम बनते हैं। मध्य प्रदेश में संयुक्त विधायक दल के गोविंद नारायण सिंह सीएम बने और इसी तरह पंजाब में अकाली दल संत फतेह ग्रुप यानी पीयूएफ के गुरनाम सिंह सीएम बनते हैं। इन सभी सरकारों में जनसंघ शामिल थी। ये पहली बार था जब जनसंघ सत्ता में पहुंची। राज्यों में बनी इन सरकारों का इस्तेमाल जनसंघ ने हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए किया और गौ हत्या को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को चलाने वाली दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में भी जनसंघ की जीत होती है और जनसंघ के नेता विजय कुमार मल्होत्रा चीफ मिनिस्टर के पद के बराबर यानी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर बनते हैं। इसी मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के स्पीकर बने लाल कृष्ण आडवाणी और यही वक्त था जब दीनदयाल उपाध्याय को जनरल सेक्रेटरी से जनसंघ का प्रेसिडेंट चुना गया। लेकिन 2 ही महीने के बाद दीनदयाल उपाध्याय की लाश उत्तर प्रदेश के मुगल सराय स्टेशन के पास मिलती है। उनकी हत्या की गई, लेकिन क्यों की गई और किसने की और कैसे की, इसका पता नहीं चल सका। दीनदयाल उपाध्याय के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को जनसंघ का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। दूसरी तरफ नई प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी ने बड़े फैसले लेना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया, यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया, उन्हें सरकारी बना दिया। इंदिरा गांधी के इस फैसले को जबरदस्त समर्थन मिलता है जनता का। इंदिरा ने सरकार में आते ही राजा महाराजाओं के भत्ते यानी प्रीवी पर्स को भी बंद कर दिया। इंदिरा गांधी की एग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज का कांग्रेस के भीतर ही विरोध होने लगा। कांग्रेस के सीनियर नेता मोरारजी देसाई ने इंदिरा द्वारा किए गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया। कांग्रेस के भीतर पहले से ही इंदिरा गांधी को लेकर गुटबाजी हो रही थी कि उन्हें क्यों प्रधानमंत्री बना दिया गया। इस गुटबाजी का पीक तब आता है जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति चुनावों के लिए नीलम संजीवा रेड्डी को अपना कैंडिडेट अनाउंस कर देती है, जबकि इंदिरा गांधी वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी। 12 नवंबर 1969 के दिन कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने इंदिरा गांधी को अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए पार्टी से निकाल दिया। दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बड़े बूढ़े सीनियर कांग्रेसी नेता थे जो नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। हालांकि इंदिरा गांधी को पार्टी के भीतर से भारी सपोर्ट मिल रहा था। इस तरह कांग्रेस पार्टी में टूट हो जाती है और 2 पार्टियां बनती हैं। एक कांग्रेस ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कांग्रेस के सीनियर नेता शामिल थे जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई और के कामराज। दूसरी तरफ पार्टी बनती है कांग्रेस आर यानी रेक्विजिशनिस्ट पार्टी। इसकी नेता बनी इंदिरा गांधी। 1971 के चुनाव से पहले ही इंदिरा गांधी की विरोधी कांग्रेस ओ अपोजिशन पार्टियों के ग्रांड अलायंस में शामिल हो जाती है, जिसमें जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टियां और रीजनल पार्टियां शामिल होती हैं। इस ग्रांड अलायंस ने अपना स्लोगन बनाया, इंदिरा हटाओ। इस नारे के खिलाफ इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा देती हैं। इंदिरा का गरीबी हटाओ का स्लोगन काफी हिट होता है। इंदिरा गांधी अपने आप को प्रोग्रेसिव और अपोजिशन को रिएक्शनरी साबित करने में सफल हो जाती हैं। इस तरह 1971 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी ने साबित कर दिया कि वे ही असली कांग्रेस हैं और 352 सीटें जीतकर दोबारा से देश की प्रधानमंत्री बन जाती हैं। वहीं जनसंघ की सीटें 35 से घटकर 22 रह जाती हैं। अब जनसंघ में एक डिबेट शुरू हो जाती है कि कहीं राज्यों की गठबंधन सरकारों में आने के कारण जनसंघ कहीं अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर हल्की तो नहीं पड़ रही है। इसमें 2 ग्रुप्स थे। एक थे बलराज मधोक का ग्रुप जो चाहता था कि गठबंधन सिर्फ सेम आइडियोलॉजी वाली पार्टियों से हो, और दूसरे थे अटल बिहारी वाजपेयी का ग्रुप जो चाहता था कि पार्टी अपनी पहचान बनाकर रखे, लेकिन इसके साथ ही पॉपुलिस्ट भी रहे, मतलब जनता में भी उसका समर्थन रहे और पहले कांग्रेस को रिप्लेस करने की स्थिति में आए, यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी का हो। 1967 से जनसंघ के भीतर इस बात पर बहस चल रही थी
कि क्या जनसंघ को कम्युनिस्टों के साथ भी गठबंधन करना चाहिए कि नहीं। इस बारे में आरएसएस कहता है कि अलग अलग पार्टियों के साथ काम करने से उनको समझने में मदद मिलेगी, पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी खत्म होगी। जब कांग्रेस में टूट हुई तो कांग्रेस ओ में मुरारजी देसाई जैसे नेता थे जो नेहरू के खिलाफ थे, लेकिन सरदार पटेल स्टाइल हिंदू रूढ़िवाद चाहते थे। इस अवसर पर बलराज मधोक ने कहा कि ये कांग्रेस में नेहरू और पटेल के समर्थकों की लड़ाई है और हमको पटेल के समर्थकों के साथ मिल जाना चाहिए। मधोक का मानना था कि जनसंघ को बड़े बिजनेस को डिफेंड करना चाहिए जैसे पूरी दुनिया में राइट विंग पार्टियां करती हैं। वहीं वाजपेयी का मानना था कि अगर कांग्रेस को हराना है तो हमको आम आदमी का चैंपियन बनना होगा और वहां तक हमको समाजवादी और कम्युनिस्ट लेकर जाएंगे। इसलिए वाजपेयी इंदिरा गांधी के बैंक्स के नेशनलाइजेशन वाले फैसले का भी समर्थन करने लगते हैं। इंटरेस्टिंगली वाजपेयी ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक्स में भी जाते हैं जिसमें कम्युनिस्ट जाते थे, लेकिन 1971 के चुनावों में मिली हार के बाद जनसंघ पार्टी के भीतर अपनी विचारधारा को लेकर एक बार फिर आवाजें उठने लगती हैं। बलराज मधोक जो पहले से ही कह रहे थे कि जनसंघ को जो चेता रहे थे कि उन्हें केवल हिंदूवादी विचारधारा पर टिकना चाहिए, वे अब दोबारा से कहने लगे कि जनसंघ लेफ्ट की तरफ जा रहा है। बलराज मधोक इस बात के भी खिलाफ थे कि जनसंघ पर आरएसएस का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के भरोसेमंद लाल कृष्ण आडवाणी जनसंघ के अध्यक्ष थे। बलराज मधोक के इन विचारों के कारण ही आडवाणी ने बलराज मधोक को पार्टी से 3 साल के लिए निकाल दिया। बलराज मधोक जनसंघ के फाउंडर्स में से एक थे जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जनसंघ बनाया था, लेकिन उनके साथ ही उनकी ही पार्टी का कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। ये आरएसएस की ताकत थी। इसके बाद साफ हो गया कि अब जनसंघ कभी भी आरएसएस के कब्जे से बाहर नहीं आएगा और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वक्त नहीं है, उन वाली पार्टी नहीं है। इधर दिसंबर 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो जाती है। 13 दिन चली इस जंग में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध हरा दिया और दुनिया के पटल पर एक नए देश बांग्लादेश का जन्म होता है। इससे इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है और खुद जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भी संसद में इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा। इंडियन आर्मी के सक्सेस के दम पर इंदिरा गांधी ने नॉर्थ इंडिया के उन राज्यों में वापस से अपनी सत्ता प्राप्त कर ली जहां विपक्षी पार्टियां मजबूत हो रही थी। इंदिरा का उभार जनसंघ के लिए अच्छा नहीं था। इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स यानी शाही भत्ते को भी खत्म कर रही थी जो राजा महाराजाओं को सरकार की तरफ से दिया जाता था। इससे स्वाभाविक था कि जनता में इंदिरा गांधी को और अधिक सपोर्ट मिलने वाला था, लेकिन जनसंघ के सामने समस्या ये आ रही थी कि वो राजा महाराजाओं को कैसे हैंडल करें। एक तरफ जनसंघ कह रहा था कि यह होना चाहिए क्योंकि जनता में इस फैसले को बहुत सपोर्ट मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ जनसंघ को लालच था कि इंदिरा से नाराज होने वाले ये राजा महाराजा उसकी तरफ आ रहे हैं। ये राजा महाराजा अपने जिलों में पॉपुलर और ताकतवर थे और ये इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ने के लिए जनसंघ के साथ आने के लिए तैयार थे। जनसंघ के लिए सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी थी ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया। सिंधिया ने मध्य प्रदेश में जनसंघ के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया और हिंदुत्व की बातें करने लगी। विजया राजे सिंधिया के बाद उनके बेटे माधव राव सिंधिया ने भी जनसंघ ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा रीवा, छतरपुर की रॉयल फैमिलीज और यहां तक कि भोपाल की बेगम ने भी जनसंघ को समर्थन करना शुरू कर दिया। और ऐसा ही राजस्थान में हुआ जहां रजवाड़े काफी मजबूत थे और जनता पर पकड़ रखते थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जसपुर के महाराजा की वजह से जनसंघ आदिवासी इलाकों में भी पकड़ बना रहा था। इसके अलावा बड़े बिजनेसमैन जैसे रामनाथ गोयनका जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मालिक थे, वो भी विदिशा से जनसंघ और सिंधिया की मदद से चुनाव लड़ रहे थे। जनसंघ ने यह सब इसलिए किया क्योंकि उनको इन रजवाड़ों के साथ आने की वजह से फायदा हो रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी भी अब ग्वालियर से चुनाव लड़ने लगे थे जहां विजया राजे सिंधिया की काफी पकड़ थी। इस तरह 1971 के चुनाव होने तक जनसंघ को इसका फायदा मिलता रहा, लेकिन चूंकि इंदिरा गांधी ने 1971 का चुनाव जीतने के बाद ही प्रीवी पर्स बंद कर दिया। अब ये रजवाड़े भी नहीं चाहते थे कि इंदिरा को नाराज करके वे अपोजिशन में बने रहें, इसलिए शाही भत्ते जाने के बावजूद राजा रजवाड़े वापस कांग्रेस की तरफ लौट आते हैं। सिर्फ सिंधिया परिवार ही जनसंघ में बचा रहा। एक तरह से यहां जनसंघ फंस चुका था और एक तरफ वो राष्ट्रवाद की बात कर रहा था, आम आदमी की बात कर रहा था और दूसरी तरफ वो राजाओं के सपोर्ट में भी था। चुनाव परिणामों ने भी इंदिरा गांधी के फैसलों पर मोहर लगा दी थी। इससे जनसंघ पार्टी के पास कोई खास मुद्दा नहीं बचा था।
इन्हीं दिनों 1973 में आरएसएस के प्रमुख गोलवलकर की भी मौत हो जाती है और उनकी जगह बाला साहेब देवरस आरएसएस के प्रमुख बनते हैं। बलराज मधुक का पार्टी से निकाला जाना और गोलवलकर की मौत होना, ये दो चीजें थी जो मुद्दा विहीन जनसंघ के लिए बड़ा झटका थी। ऊपर से इंदिरा गांधी लोकप्रिय होती जा रही थी, लेकिन इसी वक्त एक आदमी आता है जो जनसंघ को न सिर्फ एक नया राजनीतिक जीवन देता है बल्कि उसको सत्ता के शिखर तक भी पहुंचाता है। इंटरेस्टिंगली ये आदमी खुद आरएसएस का धुर विरोधी था, लेकिन जनसंघ इस आदमी की पूंछ से लटक जाता है और इस आदमी से बेनिफिट लेने के लिए जनसंघ खुद को पूरी तरह चेंज कर देता है और इस आदमी का नाम था जयप्रकाश नारायण यानी जेपी। इन्हीं जेपी का आंदोलन था जो इंदिरा को सत्ता से बाहर करने वाला था और जनसंघ जैसे दलों को केंद्र की सत्ता में एंट्री दिलाने वाला था। दरअसल जेपी आंदोलन पहले गुजरात और फिर बिहार में छात्र आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। इन दोनों ही जगह आरएसएस की स्टूडेंट विंग यानी एबीवीपी कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ छात्र आंदोलन में शामिल थी। एबीवीपी के छात्र नेता बढ़ती महंगाई और करप्शन जैसे मुद्दों को लेकर छात्रों को एकजुट कर रहे थे। इसी तरह बिहार में छात्र संघर्ष समिति नाम से एक छात्र युवा मोर्चा बना जिसमें एबीवीपी, समाजवादी धड़े और कांग्रेस ओ के छात्र नेता शामिल थे। 18 मार्च 1974 के दिन बिहार विधानसभा के सामने छात्र संघर्ष समिति एक प्रोटेस्ट शुरू करती है और मुख्यमंत्री के इस्तीफे और विधानसभा भंग करने की मांग करती है। इस प्रोटेस्ट में करीब 10,000 से अधिक लोग थे, लेकिन देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट हिंसात्मक हो जाते हैं। पुलिस ने भी आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी जिसमें 22 लोग मारे जाते हैं। अगले दिन छात्र संघर्ष समिति की एक डेलीगेशन जयप्रकाश नारायण के पास पहुंचती है जो उस वक्त बिहार के सबसे रेस्पेक्टेड लोगों में से एक थे। ये छात्र नेता जेपी से उनका समर्थन मांगते हैं। इस डेलीगेशन में आरएसएस के केएन गोविंदाचार्य भी थे। इस तरह छात्रों के आंदोलन को जेपी का नेतृत्व मिल जाता है। दरअसल जयप्रकाश नारायण एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो मूवमेंट में बड़ा रोल निभाया था और गांधी और नेहरू के समकालीन थे। जेपी को लगता था कि नेहरू और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में गांधीवादियों को दरकिनार कर दिया है। वो दोबारा से गांधीवादी आदर्शों को देश की राजनीति में लाना चाहते थे। हालांकि जेपी हिंसा की संभावना को देखते हुए पहले इस छात्र संघर्ष समिति से दूरी बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में माहौल को देखते हुए जेपी इस सरकार विरोधी आंदोलन को लीड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जेपी के आते ही छात्रों का आंदोलन अब जन आंदोलन बन जाता है। जनसंघ और आरएसएस भी इस आंदोलन को पीछे से सपोर्ट करते हैं और इस आंदोलन को चलाने वाली छात्र संघर्ष समिति की गवर्निंग बॉडी में भी 24 सदस्यों में से 8 सदस्य एबीवीपी के थे और एबीवीपी आरएसएस का ही एक छात्र संगठन है। वैसे जेपी आरएसएस और जनसंघ की सांप्रदायिक नीतियों के विरोधी थे, लेकिन जेपी ने अपने आंदोलन में आरएसएस की भागीदारी को ये कहकर जस्टिफाई कर दिया कि किसी भी मास मूवमेंट में किसी को भी आने से रोकना संभव नहीं है। जेपी ने यह भी कहा कि इस आंदोलन से आरएसएस में भी सोशल रिफॉर्म की आइडियोलॉजी डेवलप होगी जो उनको बदल सकती है। आरएसएस को लेकर जेपी का ये स्टैंड बहुत से लोगों को अटपटा लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जेपी गांधी की हत्या के लिए आरएसएस और हिंदू महासभा को सीधे जिम्मेदार ठहराते थे। जेपी ने हिंदू महासभा और आरएसएस को बैन किए जाने की डिमांड भी की थी और इनको फोर्सेज ऑफ इविल कहा था, लेकिन अब जेपी भी आरएसएस का सपोर्ट लेने लगे थे। जेपी ने भारतीय जनसंघ के एनुअल कन्वेंशन को एड्रेस करते हुए कहा कि यदि आपको कोई फांसीवादी बोल रहा है तो मैं भी फांसीवादी हूं। जेपी की छवि को देखते हुए आरएसएस ने भी अपनी स्ट्रेटजी टाइम के हिसाब से सेट कर ली। आरएसएस के नए हेड बाला साहेब देवरस आरएसएस और गांधी दोनों के बीच की समानता पर बात करने लगे। बाला साहेब देवरस ने कहा कि जयप्रकाश नारायण महात्मा गांधी, विनोबा भावे और गुरु गोलवलकर जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। जिस आरएसएस पर गांधी हत्या के आरोप थे, उस आरएसएस ने समय के हिसाब से गांधीवाद के वस्त्र पहन लिए। जैसे आरएसएस गांधी के स्वदेशी आइडिया को अपने साझे आइडिया की तरह प्रचारित करने लगा। इस तरह बिहार में हुई 18 मार्च की घटना ने जेपी और जनसंघ को इंदिरा गांधी के खिलाफ एक बड़ा मौका दे दिया। 16 अप्रैल 1974 के दिन जेपी बिहार सरकार से एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने की मांग करते हैं, लेकिन बिहार सरकार मना कर देती है। इसके बाद जेपी छात्र संघर्ष समिति के साथ मिलकर पैरालाइज द गवर्नमेंट एसोसिएशन बनाते हैं। इसके बाद प्रोटेस्ट और पुलिस एक्शन का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। मई 1974 में जेपी के कहने पर जनसंघ के 18 एमएलए बिहार विधानसभा से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद से ही जेपी को आरएसएस के नानाजी देशमुख असिस्ट करने लगे।
अगस्त 1974 आते आते कई और लोग मारे जाते हैं और हजारों गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इस बीच जेपी के गांधीवादी समर्थक उनसे दूरी बनाने लगे। विनोबा भावे 1 साल के लिए साइलेंस पर चले जाते हैं। यह अनक्लियर हो जाता है कि वो अभी भी जेपी के साथ हैं या नहीं हैं, लेकिन जेपी को जनसंघ का फुल सपोर्ट मिल रहा था। इस तरह नवंबर 1974 आते आते जेपी इंदिरा गांधी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर देते हैं। अब जेपी विपक्षी पार्टियों के 20 नेताओं की नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाते हैं। इसमें जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टियां और अकाली दल के नेता शामिल थे। जेपी समर्थक पार्टियों ने मिलकर एक सिंगल पार्लियामेंट्री ग्रुप बनाया, जिसका विपक्ष को भी फायदा हुआ। दिसंबर 1974 में भोपाल में बाई इलेक्शन शुरू होते हैं, यानी उपचुनाव हुए, जहां पर कांग्रेस काफी मजबूत थी, लेकिन विपक्ष के प्रत्याशी बाबूलाल गौड़ जीत जाते हैं। जबलपुर में शरद यादव ने कांग्रेस के एक प्रत्याशी को हरा दिया, जहां पर कांग्रेस 1952 से नहीं हारी थी। जेपी आंदोलन के चलते हुए इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल बढ़ता जा रहा था। जून 1975 में गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ लड़ने के लिए जेपी के समर्थन वाली पार्टियों ने जनता फ्रंट नाम से एक गठबंधन बनाया। जनता फ्रंट में मोरारजी देसाई की कांग्रेस ओ, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक दल और सोशलिस्ट पार्टियां शामिल थीं। जब चुनाव परिणाम आए तो कांग्रेस पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर सकी। जिस गुजरात की 142 सीटों में से 140 सीटें कांग्रेस के पास थी, वहां कांग्रेस पार्टी 65 सीटों के नुकसान के साथ मात्र 75 सीट ही जीत सकी। वहीं जनता फ्रंट को 86 सीटों पर जीत मिली। जनता मोर्चा की तरफ से कांग्रेस ओ के नेता बाबू भाई जे पटेल गुजरात के नए सीएम बन जाते हैं। गुजरात राज्य बनने के बाद से यह पहली बार था कि कोई गैर कांग्रेसी नेता गुजरात का सीएम बना हो। जून 1975 में ही इंदिरा गांधी को सबसे बड़ा झटका मिलता है और यह झटका था इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला। दरअसल 1971 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ी थी। उनके सामने समाजवादी नेता राजनारायण थे। जिस चुनाव में इंदिरा गांधी ने राजनारायण को बड़े अंतर से हरा दिया, लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। लेकिन राजनारायण कोर्ट चले जाते हैं और इंदिरा गांधी पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपने चुनाव में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किया है, जैसे मंच, माइक्रोफोन, टेंट आदि की सरकारी खर्चे से व्यवस्था की गई है। इस मामले पर 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया और अगले 6 साल तक कोई भी संवैधानिक पद ग्रहण करने पर पाबंदी लगा दी। अदालत के फैसले वाले दिन ही जेपी और जनसंघ ने घोषणा कर दी कि इंदिरा गांधी इस्तीफा दें, नहीं तो उनके खिलाफ एक बड़ा सत्याग्रह किया जाएगा। देश में बढ़ते आंदोलनों और अदालत के फैसले से निपटने के लिए 25 जून की रात इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर दी। इमरजेंसी की घोषणा के तुरंत बाद ही विपक्षी पार्टियों के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही आरएसएस और जमात इस्लामी पर बैन लगा दिया जाता है। 27 जून को इंदिरा गांधी ने आरएसएस को जर्मनी की नाजी पार्टी से कंपेयर कर दिया। इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर जनसंघ सत्ता में आया तो इमरजेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग जनता के सर काटने लगेंगे, जैसे बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना ने काटे थे। इसके साथ ही इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रस्तावना में सेकुलरिज्म शब्द को लिखवा दिया। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ आरएसएस ने 2 तरह से रिएक्ट किया। आरएसएस के नेताओं ने इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट की कि उन पर लगा बैन हटा दिया जाए और आरएसएस को सरकार के ही द्वारा किए जा रहे विकास के कार्यों में लगा दिया जाए। लेकिन इसके बाद भी आरएसएस के और भी लोग गिरफ्तार होते रहे। दूसरी तरफ जॉर्ज फर्नांडिस जैसे समाजवादी नेता जो कांग्रेस से जमीन पर लड़ने में सक्षम थे, उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया। आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए गए विपक्षी नेताओं को एक साथ जेल में डाल दिया गया। इससे फायदा यह हुआ कि उनके बीच सॉलिडेरिटी बढ़ जाती है। इससे जनसंघ एक फ्रिंज पार्टी होने के बजाय एक लेजिटिमेट अपोजिशन का हिस्सा बन जाती है। मतलब जिस जनसंघ को आरएसएस और हिंदू महासभा के इतिहास के कारण एक अछूत पार्टी की तरह देखा जाता था, जिसकी विचारधारा के कारण कांग्रेस विरोधी वामपंथी और समाजवादी पार्टियां भी दूरी बनाकर रखती थीं, वे अब सब पास में आ गए। इंदिरा गांधी से राजनीतिक तौर पर निपटने के लिए चौधरी चरण सिंह ने सभी विपक्षी पार्टियों को मिलाकर एक नई पार्टी बनाने का सुझाव दिया। इस तरह जनता पार्टी बनाने की बात शुरू हुई, लेकिन चरण सिंह का कहना था कि जनसंघ के वो लोग जो आरएसएस के मेंबर थे, उनको जनता पार्टी का सदस्य नहीं बनाया जाए, क्योंकि फिर उनकी वफादारी आरएसएस और इस साझी जनता पार्टी के बीच बटी रहेगी। वे कभी भी जनता पार्टी के असली वफादार नहीं रह सकते, जिस तरह वे आरएसएस के लिए रहेंगे। इधर जनसंघ के नेताओं वाजपेयी और आडवाणी ने बार बार आश्वासन दिया कि वो अपनी आइडियोलॉजी को किनारे रखकर जनता पार्टी की आइडियोलॉजी मानने के लिए तैयार हैं। आडवाणी ने कहा कि अगर जेपी नई पार्टी पहल करेंगे
तो हम उस नई पार्टी में जनसंघ का विलय करने के लिए तैयार हैं। 1977 आते आते जनसंघ जनता पार्टी में मिलने को तैयार हो गया। इसके पीछे दो कारण थे। एक तो सबको लोकतंत्र के खात्मे का डर था, दूसरी तरफ आरएसएस को मोरारजी देसाई में एक ऐसा हिंदू नेता नजर आ रहा था जो ट्रेडिशनल वैल्यूज को मानता था और जनसंघ को अपने साथ लेकर चलने को तैयार था। अंततः 18 जनवरी 1977 के दिन इंदिरा गांधी ने मार्च महीने में नए लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा कर दी। साथ ही विपक्ष के बहुत से नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। चुनावों की घोषणा के बाद ही अलग अलग विपक्षी पार्टियों को मिलाकर एक बड़ी पार्टी बना ली गई, जिसका नाम रखा गया जनता पार्टी। मोरारजी देसाई को जनता पार्टी का पहला चेयरमैन बना दिया गया। कांग्रेस के बड़े दलित नेता जगजीवन राम भी कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी में शामिल हो गए। हर तरफ इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल बन चुका था। जब 1977 के चुनाव परिणाम आए तो इंदिरा गांधी को बड़ा झटका लगा। अकेली जनता पार्टी को 542 में से 295 सीटें आई, मतलब जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए बहुमत मिल चुका था और मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए। दूसरी तरफ जनता पार्टी के भीतर जनसंघ सबसे बड़ा ग्रुप बनकर उभरा। जनसंघ को कुल 93 सीटें मिली। हालांकि इतनी सीटें मिलने के बाद भी जनसंघ मोरारजी देसाई की सरकार में सिर्फ 3 मंत्रालयों पर ही मान गया। वाजपेयी विदेश मंत्री बने, आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री बने और ब्रजलाल वर्मा उद्योग मंत्री बन गए। पुरानी जनसंघ के नेता अब नई जनता पार्टी की लाइन के हिसाब से खुद को गांधीवादी हिंदू बताने लगे और एंटी मुस्लिम बातों को थोड़ा कम कर दिया। इसका एक कारण मोरारजी देसाई थे। सरकार में आते ही मोरारजी देसाई की सरकार गौ हत्या के खिलाफ बिल ले आती है। मोरारजी देसाई धर्मांतरण के खिलाफ भी एक बिल लाने की बात करते हैं। साथ ही इतिहास की किताबों को भी बदलना शुरू कर दिया मोरारजी देसाई ने, जैसे मिडिवल इंडिया बाई रोमेला थापर, दूसरी वाली किताब थी मॉडर्न इंडिया बाई विपिन चंद्रा, तीसरी किताब थी फ्रीडम स्ट्रगल बाई ए त्रिपाठी, वरुण डे और विपिन चंद्रा, और चौथी किताब थी कम्युनलिज्म एंड राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाई रोमेला थापर, हरवंश मुखिया और विपिन चंद्रा। इन सभी किताबों को सिलेबस में से विड्रॉ कर लिया गया और इसके अलावा एंशिएंट इंडिया बाई आर.एस. शर्मा की किताब को भी विड्रॉ कर लिया जाता है और उनको इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च से भी हटा दिया जाता है। इन सबसे आरएसएस बहुत खुश होता है और ऑर्गेनाइजर मैगजीन भी अपने कवर पर मोरारजी देसाई की महात्मा गांधी की तरह चरखा चलाते हुए फोटो छापने लग जाती है। आरएसएस के प्रमुख बाला साहब देवरस भी गांधी के लिए आरएसएस की अटैचमेंट पर बात करने लगते हैं। उनके हिसाब से गांधी और आरएसएस में सिर्फ एक बात पर मतभेद था, वो भी मुसलमानों के लिए क्या पॉलिसी अपनाई जाए इस बात को लेकर, बाकी सब समानताएं थी। आरएसएस ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो पहली बार सत्ता को पीछे से चला रहा था। इंटरेस्टिंगली आरएसएस ने जेपी को देश के अलग अलग समुदायों के बीच सोशल हार्मनी बढ़ाने का भी एक प्लान दिया, लेकिन ये सब बहुत दिन नहीं चलता है। इसका कारण ये था कि एक तरफ मोरारजी देसाई जनसंघ को अपने लगने लगे थे, वहीं चौधरी चरण सिंह और उनके गुट के लोग भारत के सेकुलरिज्म को लेकर चिंता जाहिर करते हैं। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह खुद भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। इसके अलावा एक तो मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया गया, दूसरा जनता पार्टी का अध्यक्ष पद भी उन्हें ना देकर, यानी चौधरी चरण सिंह को ना देकर, उनकी ही पार्टी के पूर्व नेता चंद्रशेखर को दे दिया गया। अब इन सब चीजों ने चौधरी चरण सिंह को विद्रोह करने के कारण दे दिया। मई 1978 में चौधरी चरण सिंह ने कहा कि सरकार ग्रामीण इलाकों के साथ भेदभाव कर रही है। कुछ दिन बाद चौधरी चरण सिंह ने अपनी ही सरकार को नपुंसकों का एक समूह कहा जो इंदिरा गांधी को उनके गुनाहों की सजा नहीं दिला पा रहे। चौधरी चरण सिंह के विद्रोह पर प्रतिक्रिया करते हुए मोरारजी देसाई ने चरण सिंह और राजनारायण का इस्तीफा मांग लिया। ये जनता पार्टी के भीतर गुटबाजी की पहली भनक थी। इसके अलावा भी जनता पार्टी के भीतर मतभेद सामने आ रहे थे। जनसंघ का शाखा कल्चर यानी आरएसएस का शाखा कल्चर जनता पार्टी के कल्चर से मैच नहीं कर रहा था, ये देखने लगा था। जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने सुझाव दिया कि आरएसएस अपने आप को खत्म करके जनता पार्टी के सोशल वर्ग में शामिल हो जाए, लेकिन आरएसएस इसके लिए तैयार नहीं था। आरएसएस ने इसके जवाब में कहा कि हमारे स्वयंसेवक नेताओं की सभाओं में दरी बिछाने के लिए नहीं है, हम एक ग्रेट सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं जेपी का मानना था कि अगर आरएसएस सोशल रिफॉर्म चाहता है तो वो या तो जनता पार्टी में शामिल हो जाए, फिर अगर आरएसएस ही रहना चाहता है तो सभी धर्मों के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोले और पूरे देश की सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बने, ना कि सिर्फ हिंदुओं की। इस पर आरएसएस ने कहा कि हम मुसलमानों को भी शामिल करने के लिए तैयार हैं अगर वो आरएसएस के प्रिंसिपल्स और रिचुअल्स को स्वीकार करें। इसके अलावा जनता पार्टी के भीतर जनसंघ को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था वो
डुअल मेंबरशिप का था, यानी डबल सदस्यता का था। जनता पार्टी के संविधान के हिसाब से पार्टी का कोई भी सदस्य किसी और राजनीतिक या धार्मिक संगठन का सदस्य नहीं हो सकता है। इसलिए समाजवादी गुट के लोग जनसंघ से जुड़े नेताओं को आरएसएस छोड़ने के लिए कहने लगे। लेकिन जनसंघियों के बचाव में मोरारजी देसाई ने कहा कि आरएसएस एक कल्चरल संगठन है। इस तरह कैसे भी करके जनसंघ के नेताओं ने जनता पार्टी में सरवाइव कर लिया। लेकिन दिसंबर 1978 में अलीगढ़ और जमशेदपुर में दंगे हो जाते हैं। इन दंगों में आरएसएस और जनसंघ का नाम आया। अब जनता पार्टी के सेकुलर नेताओं पर दबाव बढ़ गया कि वो अपने आप को आरएसएस से दूर करें। इसी बीच राजनारायण अलीगढ़ गए और उन्होंने आरएसएस पर दंगे कराने का आरोप लगा दिया। वहीं वामपंथी नेता मधु लिमये ने भी मोरारजी देसाई सरकार पर आरएसएस को बचाने का आरोप लगा दिया। इससे जनता पार्टी में दो गुट बन जाते हैं, एक तरफ समाजवादी और लोकदल के लोग और दूसरी तरफ मोरारजी देसाई की कांग्रेस ओ और जनसंघ के लोग। इस बीच उत्तर प्रदेश में जहां पर चरण सिंह का गुट हावी था, वहां पब्लिक में आरएसएस की शाखाएं लगाने पर बैन लगा दिया गया। 1979 आते आते चरण सिंह दोबारा आरएसएस और जनसंघ का मुद्दा उठाने लगे और कहा कि आरएसएस की वजह से चुनावों में मुस्लिम सपोर्ट चला जाएगा। राजनारायण ने भी यही बातें कही। इस बीच आरएसएस ने दिल्ली में एक रैली की और जनसंघ के सभी मंत्रियों और नेताओं को बुलाया। लेकिन वाजपेयी अभी भी जनता पार्टी के रास्ते प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। इसलिए वाजपेयी आरएसएस की इस रैली में गए, लेकिन फ्रंट रो में नहीं बैठे। जनता पार्टी के भीतर भले ही आरएसएस और जनसंघ के नेताओं का विरोध हो रहा था, लेकिन जनसंघ अभी भी जनता पार्टी में ही अपना भविष्य देख रहा था। वाजपेयी ने कहा कि अब हम जनसंघ को हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं और जनसंघ के सिर्फ नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, रिलीजियस इक्वलिटी और सोशल इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स को ही मानते हैं। सरकार बचाने के लिए और जनता पार्टी के अंदर की फूट रोकने के लिए जनसंघियों ने मोरारजी देसाई को हटाकर जगजीवन राम को जनता पार्टी का नेता बनाने की भी कोशिश की। इसका कारण ये था कि जहां मोरारजी देसाई का पार्टी के भीतर ही विरोध हो रहा था, वहीं जगजीवन राम ऐसे नेता थे जो समाजवादियों को भी स्वीकार्य थे। लेकिन जनसंघ इस काम में सफल नहीं होता। जनता पार्टी के भीतर दो बांट तय थीं और अंततः जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए राजनारायण को जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव से निकाल दिया। इस कारण राजनारायण ने जनता पार्टी से अलग होकर जनता पार्टी सेकुलर नाम से एक नई पार्टी बना ली, जिसका नेतृत्व चौधरी चरण सिंह को दे दिया गया। राजनारायण के साथ ही जनता पार्टी के 47 सांसद जनता पार्टी सेकुलर के साथ आ गए। इससे मोरारजी देसाई की सरकार माइनॉरिटी में आ जाती है और उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इस तरह जुलाई 1979 में कांग्रेस पार्टी के बाहरी समर्थन के चलते चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इसके बाद भी जनसंघ के लोग मूल जनता पार्टी में बने रहे। जुलाई 1979 में जनता पार्टी ने रूल बनाया कि ऐसे आदमी को जनता पार्टी का सदस्य नहीं बनाया जाएगा जो थियोक्रेटिक स्टेट यानी धार्मिक राज्य में विश्वास करता हो, जैसे हिंदू राष्ट्र बनाना या खालिस्तान बनाना या मुस्लिम राष्ट्र बनाना। इस पर वाजपेयी ने नई तरकीब निकालते हुए कहा कि आरएसएस अब किसी भी पॉलिटिकल डिबेट में हिस्सा नहीं लेगा। इधर चौधरी चरण सिंह की सरकार भी कुछ ही महीने में गिर गई जब कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। अंततः नए चुनावों की घोषणा होती है और जनता पार्टी के भीतर हुई गुटबाजी से जनता में संदेश गया कि विपक्ष सरकार नहीं चला सकता। इस कारण 1980 के चुनावों में इंदिरा गांधी की जबरदस्त वापसी होती है। कांग्रेस ने 529 लोकसभा सीटों में से 353 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं जनता पार्टी को सिर्फ 31 सीटें आईं। 1980 के चुनावों में मिली हार के बाद जनता पार्टी के नेता जगजीवन राम ने दोबारा से डुअल मेंबरशिप का मुद्दा उठाया और कहा कि जनता पार्टी के आदमी का आरएसएस से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस बात पर जगजीवन राम भी जनता पार्टी से इस्तीफा देकर चले जाते हैं। 18 मार्च 1980 के दिन जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसके हिसाब से जनता पार्टी का कोई भी विधायक, सांसद या पदाधिकारी आरएसएस की डे टू डे एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेगा, यानी शाखा में नहीं जाएगा। इस पर आरएसएस ने कहा कि हम भी इसी तरह की एक रेजोल्यूशन अपने संविधान में भी डाल देंगे, लेकिन बाद में आरएसएस इस बात से मुकर जाता है। मोरारजी देसाई ने इस मुद्दे पर मीडिएशन करने की कोशिश की, लेकिन इस बार देसाई को सफलता नहीं मिलती और अंततः जनसंघ के नेताओं ने जनता पार्टी छोड़ ही दी। 5 अप्रैल 1980 के दिन पुराने जनसंघीय नेताओं ने एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की, जिसका नाम रखा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। बीजेपी के नेताओं ने खुद को जनता पार्टी का वारिस बताया, उत्तराधिकारी बताया। जनता पार्टी का नाम इस्तेमाल करने की वजह यह थी कि इससे पार्टी को अपना बेस बड़ा करने की उम्मीद थी। नई भाजपा ने अपने आप को अपने अतीत यानी जनसंघ से अलग दिखाने के लिए
ऐसे लोगों को भी पार्टी में शामिल किया जो जनता पार्टी के तो थे, लेकिन जनसंघ से उनका कोई लेना देना नहीं था, जैसे राम जेठमलानी, शांति भूषण और सिकंदर बख्त। भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रेसिडेंट बने अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गांधीयन सोशलिज्म एंड पॉजिटिव सेकुलरिज्म की बात करेगी। पार्टी के संविधान में हिंदू शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया गया। आज वही भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति के साथ देश की सत्ता में बैठी हुई है। ऊपर बताया गया जनसंघ का इतिहास बताता है कि भारत के लोगों ने जनसंघ और आरएसएस को लंबे समय तक रिजेक्ट किया। आम जनता में जनसंघ और आरएसएस की एक्सेप्टेंस इतनी कम थी कि जनसंघ को अपनी असली पहचान छुपाकर पॉजिटिव सेकुलरिज्म और गांधीवाद की बातें करनी पड़ रही थी। लेकिन उसके उलट भाजपा को जल्द समझ आ गया कि उसे गांधीवाद और सेकुलरिज्म से कुछ भी अधिक हासिल नहीं होगा। इसलिए भाजपा ने गांधीवाद और समाजवाद को जल्दी ही उतार कर फेंक दिया और राम मंदिर आंदोलन को मुद्दा बनाकर अपनी राजनीतिक चढ़ाई शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि साल 1996 आते आते भाजपा और आरएसएस से आने वाला एक आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सका। 1951 में जनसंघ पार्टी बनाने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 27 साल के जिस लड़के को अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में रखा था, वो लड़का 72 साल की उम्र में देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और उस लड़के का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। जिस पार्टी की नींव श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी, उस पार्टी का साल 2014 से पूरे देश में राज चल रहा है। जनसंघ से भाजपा बनने की कहानी फिलहाल यहीं तक। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह से जनसंघ की कहानी बताई गई है, उसी तरह अब जनसंघ के बाद भाजपा की भी कहानी बताई जाए, विस्तार से बताई जाए, तो कमेंट बॉक्स को डिमांड से भर दीजिए। और अंत में बात यूनिवेस्ट की। अगर आप शार्क इन्वेस्टर्स, विदेशी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बड़ी बड़ी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी यूनिवेस्ट डाउनलोड करें। मेरी लिंक से जाने पर आपको 7 दिन के लिए फ्री यूज करने को मिलेगा। शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहिए, तभी आपकी अर्निंग, इन्वेस्टमेंट और सेविंग के नए रास्ते खुलते। ये नहीं कि सिर्फ सैलरी पर और अपने बिजनेस पर ही डिपेंडेंट रहें। यूनिवेस्ट की लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। मैं 2 सेकंड के लिए सिर्फ इसके लिए रुक रहा हूं। करिए लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अंततः मेरा धन्यवाद स्वीकार करिए। धन्यवाद।